एमबीबीएस एडमिशन जो है वो कैसे होता है, क्या स्कोर हमें चाहिए, और यही नहीं कि केवल नीट यूजी 2025 के, बट नीट यूजी 2026 के लिए भी पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के हमारे पास फोन कॉल आने शुरू हो गए हैं। और इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो तीन चीजों की इंपॉर्टेंट, जो मैं इस पूरे एक घंटे के प्रोग्राम को अगर बताना चाहूं तो स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि एमबीबीएस एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और लास्ट में कट ऑफ्स भी मैं कुछ शेयर करूंगा जो हम अपने मेंबर्स के साथ, जो हमारी पेड सर्विसेज लेंगे उनके साथ हम किस तरह से उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो कट ऑफ जो है कि कितने स्कोर कितने रैंक पर एडमिशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी हम आपके साथ दिखाएंगे कि कैसे हम आपके साथ राउंड वाइज वो शेयर करने वाले हैं। और लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा मैं, जिसमें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेरेंट के लिए, हर कैंडिडेट के लिए जो नीट यूजी 2025 की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बोनस टिप जो कि मैं एंड में दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे प्रोग्राम के दौरान आप लोग हमसे जुड़े रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी बिगिन विद द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करवा देता हूं। या तो आप सबको हमारा जो हमारी जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नीट यूजी 2025 की। सो नीट यूजी 2025 एमबीबीएस एडमिशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लास टू कॉलेज के अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूं, सो एमबीबीएस एडमिशन में हम लोगों का जो जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 15 साल से हम लोग एमबीबीएस एडमिशन्स में आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और 2016-17 के बाद से हम लोगों का केवल एक फोकस रह गया है कि एमबीबीएस एडमिशन्स में ही हमारा फोकस रह गया, क्योंकि हमारे पास हर साल काफी कैंडिडेट्स जुड़ते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काउंसलिंग जो है एमबीबीएस एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें काफी सारे चेंजेस आए। सरकार ये चाह रही है कि हर बच्चे को फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में एमबीबीएस एडमिशन के लिए मौका मिले। अब उसमें आपके पास तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपका नीट का स्कोर, आपका रैंक, आपका बजट, आपकी कैटेगरी, और आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, ये मैटर करता है। तो इन सब चीजों के ऊपर ही जो है वो सारा काउंसलिंग की प्रोसेस डिपेंड करती है। अगर आप ये पांच फैक्टर्स को अगर आप समझ सके तो, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सके कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, सो डेफिनेटली 100% आपका एडमिशन होगा। जनरली प्रॉब्लम यहां पर आती है कि पेरेंट्स को बजट का इशू आता है या लोकेशन का इशू आता है। सो आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारी जो सर्विसेज रहती हैं उसमें हम आपको काउंसलिंग सर्विसेज बता करते हैं, जैसे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एडमिशन का प्रोसेस कैसे रहेगा। हर साल काउंसलिंग का प्रोसेस चेंज होता रहता है, तो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से क्या क्या प्रोसेसेस में चेंजेस आ रहे हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। प्लस हम आपको आने वाले कट ऑफ, पिछले सालों के कट ऑफ के हिसाब से इस साल जो कैंडिडेट के स्कोर्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स रह सकते हैं। सो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इस साल कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, कौन कौन से डीम्ड कॉलेजेस मिलेंगे, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस कहां पर मिल सकते हैं। सो इन सब की इंफॉर्मेशन हम आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके हम आपको देते रहेंगे। एक एक्सपर्ट काउंसलर होने की वजह से क्या है कि आपसे आपको हम जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो स्पेशल हमारे मेंबर्स के लिए रहेगा, तो आपके पास सारी वो इंफॉर्मेशन होगी जो रिक्वायर्ड है, जो मैंडेटरी है एमबीबीएस एडमिशन के लिए। सो लेट्स बिगिन विद इट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जो हमारा स्लाइड है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पिछले साल, जो कैंडिडेट्स रजिस्टर किए हैं 2024 में, लगभग 24,06,000 बच्चों ने एमबीबीएस में
के नीट के एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लगभग 6.5 लाख बच्चे जो थे वो अनरिजर्व कैटेगरी के थे। एससी कैटेगरी के 3,56,000, एसटी कैटेगरी के 1,57,000, और ओबीसी कैटेगरी में देखिए कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी के थे। 10,54,277 कैंडिडेट्स ने बोला कि हम ओबीसी कैटेगरी के हैं। सो ओबीसी कैटेगरी में भी इसीलिए जो देखने को मिल रहा है वो कट ऑफ जो है लगभग जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आसपास जाते हैं। अगर हम जेंडर वाइज बात करें तो नीट यूजी 2024 में लगभग मेल्स जो थे वो 5,46,000 थे और फीमेल जो थी वो 7,69,277 थे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग अपने आप को म्यूटेड रखें। मैं इसमें एक बार सेटिंग चेंज कर देता हूं, अनम्यूट का हटा देता हूं। ठीक है, ओके। सो हम लोग देख सकते हैं कि मेल और फीमेल का जो रेशो है, फीमेल्स नीट के एग्जाम में हर साल के हिसाब से इस साल भी पिछले साल मतलब 2024 में ज्यादा ही थी। अगर हम ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के बारे में क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड की बात करें तो टोटल 13 लाख, जब 24 लाख बच्चों ने नीट के लिए रजिस्टर किया उसमें से 13 लाख बच्चे जो हैं वो उसके लिए क्वालिफाई करे। 50 परसेंटाइल का एक गेम होता है कि 50 परसेंटाइल जो है, परसेंटाइल हम कहेंगे, परसेंटेज नहीं कहेंगे, 50 परसेंटाइल बच्चों को जो है वो पास किया जाता है। 50 परसेंटाइल क्या होता है? अगर पूरे एग्जाम में 24 लाख बच्चे बैठे हैं तो 1 से लेके 12 लाख तक जो बच्चे हैं उनको पास किया जाएगा। अब जो 12 लाख रैंक पे बच्चा है जो मिडिल में है उस बच्चे का क्या स्कोर है वो एलिजिबल स्कोर, क्वालिफाइंग स्कोर बन जाता है, नीट का कट ऑफ बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो पिछले साल पहले 164 नंबर पे जो नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स किया था, मतलब आधे बच्चों का स्कोर 164 से भी कम था, और उसको बाद में रिवाइज किया गया क्योंकि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए थे। सो उसकी वजह से वो कट ऑफ 2 नंबर कम होके 162 पे नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स चला गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 परसेंटाइल का बेनिफिट एडिशनल मिलता है। मतलब 40 परसेंटाइल तक में अगर आपका स्कोर है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, साथ ही साथ एनआरआई कैटेगरी के बच्चों के लिए 50 परसेंटाइल का स्कोर ही चाहिए। अगर आप सोचिए कि कोई कैंडिडेट है जो एससी है और एनआरआई है और उसका 162 का स्कोर नहीं आया, 157 का स्कोर आया, तो वो एससी कैटेगरी में तो अप्लाई कर सकता है लेकिन वो एनआरआई कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं दोबारा एक बार ये शेयर करता हूं। मैं दोबारा आप लोगों से अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूं जिससे कि हम लोग प्रेजेंटेशन जो है वो ध्यान से देख सकें और आपको सारी इंफॉर्मेशन अपने स्क्रीन पे दिखे और आपको अच्छे से जो प्रोग्राम है वो भी समझ में आए। सो लेट्स अगेन शेयर द स्क्रीन। नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं हम लोग, की पॉइंट्स। इस साल जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो टॉप 10 बच्चे हैं उनके 720 में से 720 स्कोर आए। लगभग जो 100 बच्चों में भी अगर हम बात करें तो 715 तक ये स्कोर गया। सो इसीलिए अगर कोई कहे कि एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन चाहिए और 720 का स्कोर नहीं था, मेरा 715 का स्कोर था, तो इस साल 715 के स्कोर पे एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन नहीं हुआ। क्योंकि एडमिशन देखते वक्त हमें रैंक देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल स्कोर से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि केवल एम्स न्यू दिल्ली भारत में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है और जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं उसमें 50 रैंक तक उनका एडमिशन होता है। अब 50 रैंक तक के बच्चों का स्कोर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अगर पेपर बहुत मुश्किल आया तो जो 50 रैंक वाला बच्चा उसका 600 मार्क्स था, लेकिन अगले साल जो है पेपर आसान आया तो नंबर अच्छे हो गए तो बच्चों का स्कोर अच्छा हुआ तो 700 नंबर पे एडमिशन हुआ। तो हमें देखना है कि सब हमारी रैंकिंग क्या है और रैंकिंग के हिसाब से हमें कॉलेज मिलता है या कॉलेज छूटता है। अगर मैं बात करूं ऑन ए जनरल लेवल
तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका 25-26 हजार तक का रैंक नीट यूजी 2025 में आता है, तो आपको एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो स्टेट कोटा हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो। अगर आप दिल्ली, हरियाणा, यूपी जैसी जगहों से बिलोंग करते हैं या राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, अगर आपका डोमिसाइल वहां का है, या पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है आपके स्कोर में डिफरेंस आ सकता है, थोड़ा बहुत नीचे होगा। जो लास्ट एडमिशन होता है डोमिसाइल की वजह से, वो 50-55 हजार तक भी जनरल कैटेगरी का चला जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जब आप स्टेट से अप्लाई करते हैं, तो जिस जगह का डोमिसाइल लेंगे वहां का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूं कि दिल्ली में एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे बच्चे जो हैं दिल्ली में 11वीं 12वीं कर लेते हैं नॉन अटेंडिंग बेसिस पे, और उस बेसिस पे वो रिजर्वेशन का वहां पे दिल्ली कोटा का बेनिफिट लेते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बच्चे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है दिल्ली में इस चीज का बेनिफिट लेने लगे हैं, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बहुत हाई रहता है, जबकि ओबीसी का बहुत नीचे रहता है। क्योंकि अगर आप ओबीसी है और आपने दिल्ली से 11वीं 12वीं किया, तो दिल्ली का कोटा आपको नहीं मिलेगा ओबीसी में, क्योंकि आपके पास ओबीसी का दिल्ली का स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो इसीलिए कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं जो नॉन अटेंडिंग में 11वीं 12वीं में एडमिशन लेते हैं दिल्ली में, वो दिल्ली कोटे का बेनिफिट नहीं ले पाते। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो देखिए, नीट यूजी 2025 का जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो खुलने वाला है, जनवरी है अभी, थोड़े टाइम में ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस बार सरकार जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करी, क्योंकि हो सकता है इस बार एग्जाम पेन एंड पेपर की जगह ऑनलाइन मोड में हो। सो इसीलिए रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले ओपन हो सकती हैं। सो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से डिसाइड करके, दो मोबाइल नंबर, दो ईमेल आईडी जो है वो आप लोग रख लीजिए, जो पूरे काउंसलिंग सीजन में जब तक बच्चे का एडमिशन ना हो जाए तब तक सेम रहना चाहिए। सो 2 मोबाइल नंबर्स एंड 2 email IDs स्पेसिफिकली फॉर नीट यूजी 2025, काइंडली कीप देम। पासवर्ड वगैरह सब चीज लेके, ये चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं तो सेंटर की तरफ से इन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आएंगे। और अगर ये खो जाते हैं तो इनको चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। इसीलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसा लेकर चलिए जो 2025 दिसंबर 31 दिसंबर 2025 तक आप यूज करें। दूसरा, आपको अपना डोमिसाइल स्टेट कहाँ का यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना, क्योंकि कुछ स्टेट एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये बहुत पर्टिकुलर हैं कि हमारे यहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसने किसी और स्टेट का डोमिसाइल ना लिया हो। सो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप अपना डोमिसाइल कहाँ का यूज करेंगे। इन सब चीजों का आपको अभी से डिसाइड करके चलना है। पेरेंट के साथ साथ बच्चे का डोमिसाइल, पेरेंट का हो ना हो कोई बात नहीं, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। पेरेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी चीज है कैटेगरी डिक्लेरेशन। सो जो भी कैटेगरी, मैं आपको ये बात बाद में बताने वाला था, अभी आपको एक बोनस टिप अभी दे दे रहा हूं। तो और एक जो इंपॉर्टेंट बोनस टिप है वो मैं आप लोगों को बाद में दूंगा जब प्रेजेंटेशन खत्म होगी। अगर मैं भूल जाऊं तो जरूर बताइएगा। लेकिन कैटेगरी डिक्लेरेशन, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी जब आप फॉर्म भरें तो अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस बताइएगा। क्योंकि जब एग्जाम के लिए, जब जब काउंसलिंग के लिए, सॉरी नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग शुरू होगी, तो आपको ऑप्शन होगा, मानिए आपका किसी भी कारण से कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो आप कैटेगरी से वापस जनरल में अपने को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने अपने आप को जनरल कैटेगरी घोषित करा, कहा कि मेरा अभी कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बना है और मैं चाहता हूं कि मैं जब काउंसलिंग के लिए जाऊं तब तक मैं अपना सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, तो आप तब सोचें कि मैं जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या ओबीसी में कन्वर्ट करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जो भी कैटेगरी आपको चाहिए वो अभी एट द टाइम ऑफ नीट का जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन है तभी डिक्लेयर करिए, यही आपकी कैटेगरी रहेगी। अगर आप जनरल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन जनरल से कैटेगरी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेटेस्ट फोटो,
सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशंस, ये भी आपको रेडी करके रखने। फोटो आपके पास एक पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, 80% चेहरा जो है दिखना चाहिए, और आपका एक 4 इंच बाय 6 इंच का पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो है वो भी आपका रेडी होना चाहिए। उसमें फोटो में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का जो चेहरा है, उसके बाद बच्चे का नाम और डेट ऑफ फोटो, फोटो कब खींची गई है वो हो। तो अभी नहीं, आप लोग फरवरी में ये फोटो जरूर खिंचवा लीजिएगा। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये फरवरी में क्यों खिंचवानी है ये फोटो, और ये सब चीजें आपके पास पहले से क्यों रेडी होनी चाहिए, ये मैं प्रेजेंटेशन के एंड में आपको बताऊंगा। सो प्रेजेंटेशन से जुड़े रहिएगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये जो बात मैं बताऊंगा इसमें आप देखिएगा काउंसलिंग जब शुरू होगी तो किसी ना किसी बच्चे को इस बात की वजह से जरूर फायदा होने वाला है। तो हम लोग अभी से बात करके रखते हैं कि एग्जाम में क्या प्रिपरेशन करके रखनी है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो एग्जाम में लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट ड्रेस और आइटम्स क्या क्या लेकर जानी है। इसके अलावा जो टिप्स हैं एग्जाम के लिए वो हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे जो टॉपर बच्चे पिछले साल के नीट यूजी 2024 के हैं वो आपको बताएंगे। साथ ही अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन अगर चेंज होता है, ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में होता है, तो भी क्या टिप्स और क्या चीजों का ध्यान रखना है, उनका भी हम आपके लिए स्पेशल सेशन लेकर आएंगे। क्योंकि एक आप अपने ऑन कई बच्चे होंगे जो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको किसी भी टीचर के साथ हो सकता है उतना ज्यादा उनका इंटरेक्शन ना हो। सो हमारे जो एसोसिएट टीचर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको आपके लिए लेकर आएंगे, और वो जो भी प्रोसेस रहेगा एग्जाम का, जो भी चीजें रहती वो सारे बताएंगे। साथ ही साथ हमारे टॉपर बच्चे, जैसे पिछले साल हमारे 3 कैंडिडेट राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, ईएसआईसी में हुआ, स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई में हुआ है। हमारे 2 कैंडिडेट एनआरएस कोलकाता में, नील रतन सरकार कोलकाता में गए, कोलकाता मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 2 बच्चों का एडमिशन हुआ है। सो पूरे इंडिया में कई अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं हमारे काउंसलिंग के सपोर्ट से बेस्ट टॉप कॉलेजेस में गए हैं। वो उनमें से मैं कोशिश करूंगा 5 से 8 बच्चे ऐसे लेके आऊं जो सिंसियर बच्चे हैं, और वो बताएं कि एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम के दौरान मतलब वो जो 3 घंटा 20 मिनट है उसको कैसे स्पेंड करना है, ये सारा चीज जो है वो हम लोग वहां पर शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज आते हैं कि हमारा नीट 2025 की प्री काउंसलिंग प्रिपरेशन। आपका एग्जाम हो गया, बच्चा उस दिन जब पेपर देने गया तो आप ध्यान रखिएगा कि बच्चे को 2 चीजें मिलती हैं। आप में से कई बच्चे जो हैं वो दोबारा पेपर दे रहे होंगे, थर्ड टाइम दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं कि आप जिस दिन पेपर देने जाएंगे उस दिन आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक ओएमआर शीट मिलता है और एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी। आपने उसमें से एक सेक्शन उठाया, उसके सारे क्वेश्चन 35 + 15, उसमें से 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट क्वेश्चन बुकलेट में करिए, टिक करते जाइए, उसमें ही रफ वर्क करिए क्योंकि अलग से कोई पेज नहीं मिलेगा आपको। तो आपने क्वेश्चन बुकलेट में आपने टिक कर लिया, उसके बाद अपनी ओएमआर शीट ली, उस सेक्शन में जो भी आपने टिक किया है, जो भी आपको करेक्ट आंसर्स लगे उनको आप सर्कल कर लीजिए। देन नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करिए, नेक्स्ट सेक्शन को क्वेश्चन पेपर में टिक करिए, रफ वर्क करिए। जब आप उस सेक्शन को कंप्लीट कर लें तो उसमें जो आंसर्स हैं उसको आप अपने ओएमआर शीट में सर्कल कर लीजिए। ऐसे ही थर्ड और ऐसे ही फोर्थ सेक्शन पे आपको जाना है। ये नहीं करना है, सारे बच्चों को, पेरेंट्स को मैं बोल रहा हूं, ये नहीं करना कि पूरे 180 मतलब 200 क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसमें से 180 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करे, उसके बाद ओएमआर शीट पे जा रहे हैं, क्योंकि कई बार आपको एंड में टाइम नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको सेक्शन वाइज सेक्शन आपको आगे मूव करना है। ऐसी जब आप क्वेश्चन बुकलेट लेके बाहर निकलेंगे तो आपके क्वेश्चन बुकलेट में जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उन सबके आंसर होंगे। शाम तक बाय एंड ऑफ डे आकाश एलन जो है वो आपको वो आंसर्स दे चुके होंगे, आंसर की आ चुकी होगी, आपको अपने क्वेश्चन बुकलेट के हिसाब से करेक्ट आंसर्स पता होंगे। तो आप उससे बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है अप्रोक्सीमेट। और क्योंकि ऐसे कई बच्चे हमारे साथ जुड़े होते हैं तो हमें पहले से एक ट्रेंड मिल जाएगा कि इस साल स्कोरिंग ज्यादा अच्छी हुई है पिछले साल से, कि पिछले साल से कम हुई है, हाई स्कोर पे ज्यादा बच्चे हैं कि लो स्कोर ज्यादा बच्चों का जा रहा है। सो उसके हिसाब से नीट की काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही
हम लोग आपके साथ कॉलेज एनालिसिस कि आपका जो स्कोर है, मानिए आप 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके सही हुए, तो 4 × 120, 480। 30 क्वेश्चन आपके गलत हुए, तो 480 में से 30 माइनस कर दिया, तो 450 आपका अप्रोक्सीमेटली स्कोर हो रहा है। तो हो सकता है आपका 430 आ जाए, 440 आ जाए, 450 आ जाए, या 480 आ जाए, लेकिन आपको एक रेंज मिल गई। तो हम रेंज के हिसाब से आपको, जब हमने कट ऑफ दे दी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की, तो आपको काउंसलिंग शुरू होने का वेट नहीं करना है, और आपको पहले ही पता होगा एग्जाम होने के बाद कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, मेरा एक्सपेक्टेड बजट कितना होना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग शुरू होने तक 2 महीने का, 1-2 महीने का टाइम जो मिलेगा आपको, अगर काउंसलिंग डिले नहीं होती तो अगर 1-2 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें आप अगर प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो अपने बजट को आप रेडी कर लेंगे। आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस मिल जाएंगे। आपको हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको पहले से चेकलिस्ट दे के रखेंगे, कैटेगरी वाइज, कि एससी कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओबीसी में कौन कौन से होने चाहिए, और स्टेट वाइज भी देंगे, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, फॉर गुजरात, फॉर ऑल स्टेट्स वी वुड गिव यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा का हो, एनआरआई कोटा का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो। सो हर कोटा, हर कैटेगरी का आपको चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट फॉर्मेट शेयर किया जाएगा। सो इसके अलावा हम आपको कॉलेज वाइज जो आपको आइडिया होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, पेरेंट्स का काम है, बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जो है 100% अपना टाइम एग्जाम के लिए दे रहे हैं। आपका काम होना चाहिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आप लोग अपने बजट की तैयारी कर लें कि मेरे बच्चे का जो स्कोर आ रहा है, क्योंकि अभी फुल सिलेबस के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। सो जैसे ही फुल सिलेबस के एग्जाम शुरू होते हैं, तो बच्चे हर दिन या हफ्ते में 2 से 3 बार टेस्ट दे रहे होते हैं, सैंपल टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आपको अपने बच्चे का एक स्कोर पता चल जाएगा। अगर गवर्नमेंट आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है और आप उसको प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसका बजट का आइडिया होना आपको बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम आपको अभी से प्रिपेयर करके रखेंगे। सो आपको एम्पल टाइम मिलेगा टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल्स, टू प्लान योर फाइनेंशियल्स। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं कि काउंसलिंग अब शुरू हो जाती है। बच्चों का एग्जाम हो गया, नीट का स्कोर कार्ड आ गया, हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, हमने आपको कौन कौन से कॉलेजेस में कहाँ कहाँ पे कितने पे एडमिशन होने के चांसेस है वो बता दिया। अब एमबीबीएस का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा। तो जो हमने आपको बजट दिया है, लोकेशन कॉलेजेस की दी, कट ऑफ दी, आप उससे अपना टारगेट कॉलेज आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके अलावा एक बात समझने वाली है कि हमारा ऑल इंडिया और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो डिफरेंट क्या होती है। सो सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस हैं वो जो है ऑल इंडिया लेवल के हैं, जैसे सेंटर के हैं, एम्स, जितने भी एम्स हैं, न्यू दिल्ली का हो, जोधपुर का हो, भोपाल का हो, जम्मू का हो, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। जिपमर हो गया, इसके बाद आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इनके 100% सीट का एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में एम्स है, तो एम्स का 100% एडमिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज या एनआरएस, मैंने बताया आप लोगों को, एनआरएस मेडिकल कॉलेज या आईजीएमसी पटना, तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो पटना में है, तो इसमें अगर किसी बच्चे को जो स्टेट का नहीं है एडमिशन लेना है, तो वहां पे कैसे एडमिशन लेगा? तो उसके लिए 15% सीटें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है, और वहां पर जो एडमिशन होता है उसको हम ऑल इंडिया कोटा का एडमिशन कहते हैं। इसके बाद जो स्टेट काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग में हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के जो 85% सीट बच गई वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसका एडमिशन प्लस 100% प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कराती है। अब इसके बाद एक थर्ड कैटेगरी, हमने गवर्नमेंट की बात कर ली, प्राइवेट की बात कर ली, इसके बाद एक थर्ड कैटेगरी कॉलेज आता है जिसको कहते हैं डीम्ड मेडिकल कॉलेज। ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, इनके जो रूल्स हैं, इनके रेगुलेशंस हैं, इनके ऑडिट्स हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो इनको डीम्ड मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, जैसे हमदर्द मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में, जेएसएस मैसूर, इसके अलावा केएमसी मणिपाल, केएस हेगड़े, किम्स भुवनेश्वर, ये सारे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं।
इसमें भी 100% सीट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है, इसीलिए भारत का कोई भी बच्चा, वो किसी भी स्टेट का हो, उसके लिए वो सीट ओपन होती है। वो भी ऑल इंडिया के लेवल पे ही एडमिशन होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट काउंसलिंग में आपको 85% सीट्स मिलेंगी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज की, और 100% सीट मिलेंगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। और ऑल इंडिया में आपको एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू मिलेंगे, प्लस 15% सीट्स होंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, और 100% सीट्स होंगी डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की। सो इसके बारे में भी हम आपको पूरा, जैसे अभी तो 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी, समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम रिपीटेडली जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको ये बातें, सारी चीजें डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, कट ऑफ के साथ समझाएंगे। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर जगह पर अप्लाई करने के ह्यूज कॉस्ट हो गए इस साल। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे शारदा मेडिकल कॉलेज, आपको एडमिशन लेना है तो 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी जमा करानी होगी। अगर आपको हमदर्द में एडमिशन लेना है, केएमसी मणिपाल में एडमिशन लेना है, तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करानी होगी। अगर आपको राजस्थान में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, या आपको गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में लेना है, तो 5 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करानी होगी। तो आप फीस भी देनी है, उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा कराना है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में, जो नीट 2020 कोविड के बाद से हर साल जो चेंजेस हुए हैं, एक कह ले पॉजिटिव वे में कह लीजिए कि, या बच्चों को प्रॉब्लम्स भी हुई हैं उसकी वजह से, तो हम आपको, आपके लिए वो सारे स्पेशल सेशंस में आपको एक एक बात क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पर रजिस्टर करना है, क्योंकि हर जगह पर रजिस्ट्रेशन इन सारे कॉस्ट, फोर फीचर की वजह से, पेनल्टी की वजह से, सिक्योरिटी अमाउंट की वजह से पॉसिबल नहीं होती है। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है जब काउंसलिंग शुरू होगी। अभी तो ये थोड़ा अर्ली है, लेकिन आपको पहले से ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि, और हम आपको ये रिकॉर्डिंग में, जो आज लोग आए हैं अपने अपने काउंसलर से बोल दीजिएगा कि हमने प्रोग्राम अटेंड किया था। ये जो आज की मीटिंग है इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोड रहेगी। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप लोग ये मीटिंग दोबारा देख सकते हैं। सो राउंड 1 जो होता है वो फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी में अगर किसी बच्चे का गवर्नमेंट का स्कोर नहीं है, लेकिन उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, और मान लीजिए कि वो टारगेट करता है कि मैं दिल्ली में हमदर्द या फरीदाबाद में अमृता मेडिकल कॉलेज, डीम्ड मेडिकल कॉलेज लूंगा, तो डीम्ड का टारगेट करते हैं। डीम्ड के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीसी की साइट पे आकर रजिस्टर करना होता है, और दूसरी जगह पे वो डिसाइड करता है कि मेरा सेकंड जो ऑप्शन है वो शारदा मेडिकल कॉलेज है, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और उसके लिए मुझे यूपी गवर्नमेंट की साइट पर जाना होगा। तो एमसीसी भी 2 लाख रुपए मांगती है और यूपी भी 2 लाख रुपए मांगता है, कि अगर आपको यहां पर अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन का जो भी चार्ज है, जो कि 2,000 से 5,000 रुपए होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, इसके अलावा आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देनी होती है 2-2 लाख रुपए की। सो आपने कहा ठीक है, चलो मेरा स्कोर ऐसा है, मेरे को हमदर्द भी मिल जाएगा और मुझे शारदा भी मिल जाएगा, लेकिन मैं दोनों जगह अप्लाई कर देता हूं। और दोनों जगह हमने अप्लाई किया, और हुआ क्या कि बच्चे को दोनों जगह पर सीट मिल गई। अब एक कैंडिडेट, 2 जगह पर सीट मिल गई राउंड 1 में, दोनों जगह तो जा के ज्वाइन नहीं कर सकता। मानिए वो हमदर्द ज्वाइन कर लेता है, तो शारदा में जो 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, मतलब यूपी में, उसका क्या होगा? तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है, फ्री एग्जिट। मतलब अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप ज्वाइन नहीं करते, चाहे आप पहुंचे नहीं, या आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, या आपने फीस जमा नहीं करी, किसी भी रीजन से आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करते, तो आप फ्री एग्जिट ले लेंगे। आपका सिक्योरिटी अमाउंट सेफ है, फॉरफिट नहीं होगा, मतलब आपके 2 लाख रुपए बच गए। अब हम सेकेंड राउंड में आते हैं। अब मान लीजिए सेकेंड राउंड में ये कैंडिडेट आया, अभी राउंड 1 में इसने कुछ नहीं किया था, सेकेंड राउंड में इसने हमदर्द भी अप्लाई कर दिया, 2 लाख रुपए दे दिए, और यूपी में शारदा के लिए 2 लाख रुपए दे दिए, और दोनों जगह उसका एडमिशन हो जाता है। अब क्या होगा? तो मानिए अगेन हम सेम ही एग्जाम्पल पर चलते हैं जिससे आपको क्लैरिटी रहे। उसने, बच्चे ने हमदर्द ज्वाइन कर लिया और यूपी की काउंसलिंग में एडमिशन लेने शारदा में वो नहीं पहुंचा, तो अब वहां से उसका, बच्चे का एग्जिट हो जाएगा, लेकिन उसने जो 2 लाख रुपए दिए थे वो फोरफिट हो जाएंगे। सोचिए, हमारा एक बहुत बड़ा ये काम होता है कि आपको ये सारी बातें बताना कि हमें कौन कौन से कॉलेज अप्लाई करने हैं, जिससे आपके कई लाखों रुपए, पेरेंट के 5-5 10-10 लाख रुपए फोरफिट हो जाते हैं।
सो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, एक प्रोफेशनल काउंसलर, हमारा एक ये भी काम है कि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट ना हो, वो सेफ रहे। और काउंसलिंग जब खत्म हो जाए, जैसे अब प्रोसेस शुरू हो गया रिफंड का, तो आपका पैसा जब रिफंड शुरू हो तो जनवरी फरवरी तक, दिसंबर जनवरी फरवरी तक पैसा वापस आता है, तो आपका पैसा सेफली वापस आ जाए। सो एक छोटा अमाउंट जो एक प्रोफेशनल काउंसलर की है, उसको बचाने के चक्कर में पेरेंट्स जो हैं 2 से 10 लाख रुपए तक जो है वो अपना डुबा देते हैं, फोरफिट करवा लेते हैं। अब हम जाते हैं थर्ड राउंड। थर्ड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक केवल पैसा गया है, अब थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला और आपने कॉलेज छोड़ दिया, तो आपका केवल पैसा ही नहीं जाएगा, साथ ही साथ आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने में इनएलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अभी केवल आप इनएलिजिबल होंगे जहां पर आपने सीट छोड़ी। मानिए एग्जाम्पल के तौर पे सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एमसीसी में हमदर्द में बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, यूपी में वो जाके शारदा नहीं ज्वाइन करता, तो उसके 2 लाख रुपए जाएंगे, और आगे के राउंड में मतलब फोर्थ राउंड में वो यूपी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए कि आपने जब हमदर्द में एडमिशन लेने गए और किसी रीजन से वहां पर भी आपका एडमिशन नहीं होता है, और यूपी में आपका जो है वो बजट में एडमिशन हो रहा था, लेकिन आप वहां पहुंचे नहीं टाइम पे, क्योंकि आप तो हमदर्द में एडमिशन लेने गए थे, और आपका फिर हमदर्द में भी एडमिशन नहीं हुआ, जो भी रीजन हो, चाहे आपकी फीस नहीं आ पाई, या आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, या मेडिकल नहीं हो पाया, जो भी रीजन था, तो आपका हमदर्द भी गया। आगे आप डीम्ड में किसी भी कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके मार्क्स पे मिल रहा हो कॉलेज। सिमिलरली यूपी में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स और बच्चों को बहुत ये बात का ध्यान रखना है कि राउंड 3 में आपका केवल सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट नहीं होगा, आप आगे के राउंड में वहां पर पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम फोर्थ राउंड में चलते हैं। फोर्थ राउंड इससे भी ज्यादा खतरनाक है। फोर्थ राउंड में आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होता है अगर आप कॉलेज अलॉट होता है और ज्वाइन नहीं करते। साथ ही साथ अगले साल, मतलब हम 2025 की बात कर रहे हैं, तो अगला साल हो गया 2026। 2026 का नीट का एग्जाम भी आप नहीं दे पाएंगे। सो ये क्यों होता है? मेरे पास एक कॉल आई, बच्चे ने क्या किया, गलती से काउंसलिंग में बीडीएस का गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया। वो बच्चे का पिछला साल जो 2024 था फर्स्ट अटेम्प्ट था, और उसको बीडीएस कॉलेज मिल गया। अब बच्चा जो है फोर्थ राउंड में बीडीएस कॉलेज मिल गया, अब वो ड्रॉप भी नहीं ले सकता। क्यों? उसको बीडीएस कॉलेज ज्वाइन करना होगा। वो बच्चा रो रहा था कि सर मैं 2 नंबर से रह गया, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज अगले बार मिल जाएगा 100%, लेकिन क्योंकि अब उस बच्चे ने बीडीएस कॉलेज ले लिया, अब उसको बीडीएस कॉलेज में जाना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो 2026 की काउंसलिंग क्या, वो नीट का एग्जाम भी नहीं दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग बच्चों पे नहीं छोड़नी है, पेरेंट्स के अंदर पास मैच्योरिटी होती है। चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से देखना है, और अगर आप ले सकते हैं तो एक प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प जरूर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फाइनल पॉइंट जो है, हम लोग आपके कैटेगरी, आपको कौन सी लेने से आपको बेस्ट फायदा मिलेगा, बेस्ट कॉलेज मिलेगा, वो बताएंगे, और उसके लिए कौन कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ये पहले से प्रिपेयर करवाएंगे। सेकंड, फर्स्ट ईयर की फीस। फर्स्ट ईयर की फीस में आपने कॉशन मनी, हॉस्टल, ये सारा आपके पास पहले से होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज की फीस मान लीजिए 12 लाख है, तो आप इसमें 6 से 7 लाख रुपए और जोड़ के चलिए, मतलब आपके पास 17 से 18 लाख रुपए होने चाहिए। प्लस अगर कोई प्राइवेट डीम्ड में जा रहा है तो 5 से 7 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट के भी आपके पास रेडी होने चाहिए, क्योंकि ये पैसे कॉलेज में नहीं जाएंगे, ये काउंसलिंग बॉडी यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा, एमसीसी के पास जाएगा, वो आपको रिफंड होता है, तो वो बाद में रिफंड होगा। तो आपको कॉलेज में अगर 12 लाख का कॉलेज ले रहे हैं तो 17 से 18 लाख आपके पास होने चाहिए। अगर कॉलेज की फीस 20 लाख है तो आपके पास 26 से 27 लाख रुपए होने चाहिए कॉलेज को देने के लिए, तभी आप प्राइवेट कॉलेज का आपको बजट बना के चलना पड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको गाइड करने करेंगे, और आपको ध्यान भी रखना है कि आपकी रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से हो, पहले काउंसलिंग बॉडी के पास, और वहां पर सब चीज ओके होने के बाद आपको कॉलेज में टाइम से रिपोर्ट करना है। और कॉलेज वाले आपसे अगले सारे सालों का, अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो अगले 4 साल का आपसे फीस का चेक पहले से पोस्ट डेटेड चेक लेके रख लेते हैं। तो चेकबुक भी लेके जानी है, तो क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है रिपोर्टिंग के टाइम, वो हम आपका प्रिपेयर कराएंगे। इसके बाद जब आपने कॉलेज ले लिया, मान लीजिए राउंड 1 में कॉलेज ले लिया, तो अब राउंड 2 में कैसे जा सकते हैं, राउंड 3 में क्या करना है, राउंड 4 में करना है, कब तक आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं,
मतलब आपको एक कॉलेज मिल गया और आप उसको बेटर करना चाहते हैं, तो उसके क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, तो ये भी हम आपको काउंसलिंग के दौरान पूरा बताएंगे। अब एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। एडमिशन प्रोसेस में एमसीसी काउंसलिंग ये सेंट्रल लेवल पे होती है। यहां पे मेन बात क्या है, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और स्टेट कोटा काउंसलिंग में ये स्टेट लेवल पे होती है और डोमिसाइल हमें चाहिए होता है। अगर आप पंजाब स्टेट में करना चाहते हैं तो पंजाब का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में 85% कोटा में, तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, या आपकी 10वीं 12वीं वहां की होनी चाहिए। तो हर स्टेट के अलग अलग रूल हैं। जैसे हिमाचल में पहले रूल था कि हिमाचल का डोमिसाइल प्लस 5 साल की पढ़ाई हिमाचल की होनी चाहिए, जो अब हट गई है। तो अब केवल हिमाचल का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप हिमाचल में अप्लाई कर सकते हैं। सो एमसीसी काउंसलिंग जहां पे डोमिसाइल नहीं चाहिए होता, मतलब इन कॉलेज में भारत का कोई भी, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली में आप तमिलनाडु से हो, वेस्ट बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीम्ड, तो इसलिए ऑल इंडिया कोटा 15% गवर्नमेंट सीट, जो एम्स, जिपमर, बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ के जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, उनकी 15% सीटें लेके एक कोटा बनाया जाता है, जिसको ऑल इंडिया कोटा कहते हैं। इसमें कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। जैसे एक गुजरात का बच्चा है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो दिल्ली की साइट पर नहीं जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली का तो डोमिसाइल ही नहीं है। वो एमसीसी की साइट पर जाएगा, mcc.nic.in, और वहां पर ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें उसको मौलाना आजाद की दिखेंगी, सफदरजंग की दिखेंगी, उसको अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट भी दिखेगी। सो उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की 100% सीट्स, ईएसआईसी वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन की 50% सीट। जिन जिन पेरेंट्स का अपना ईएसआईसी का कार्ड है, उन पेरेंट के बच्चों के लिए ईएसआईसी के 11 मेडिकल कॉलेज, जैसे जिसमें ईएसआईसी फरीदाबाद भी है, ईएसआईसी आपका अलवर है, ईएसआईसी मंडी है, ईएसआईसी आपका कोल्लम है, आपका ईएसआईसी बेंगलोर हैदराबाद, ईएसआईसी चेन्नई, ईएसआईसी कोलकाता है। तो ऐसे 11 मेडिकल कॉलेज में लगभग 453 सीटें हैं जो इन बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं। अगर आपके पेरेंट का ईएसआईसी का कार्ड 30 सितंबर 2024 तक था, मतलब है, इससे पहले 30 सितंबर 2024 से पहले से है, तो आपको इसमें भी बेनिफिट मिलता है। इसमें भी लगभग, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 25-26 हजार ऑल इंडिया रैंक चाहिए होगी, लेकिन अगर आपके पास ईएसआईसी कार्ड है तो 50-55 हजार के रैंक तक इस साल आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ईएसआईसी का वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का सीट मिल जाएगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, उन्हीं बच्चों के लिए जिनके पेरेंट का ईएसआईसी कार्ड है, मतलब जो फैक्ट्री में काम करते हैं और इसलिए उन्होंने ईएसआईसी कार्ड बना हुआ है उनका, और वो कार्ड भी आपका 30 सितंबर 2024 से पहले का होना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर अगर 2024 में बना है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके बाद अगर आपको एएफएमसी पुणे में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको एमसीसी की साइट से मैं आपको जाके बोलना पड़ता है कि हाँ मैं एएफएमसी में अप्लाई करना चाहता हूं। फिर आपका नाम एएफएमसी की वेबसाइट पर आएगा, और जिस दिन आपका वहां पे 3 दिन का एसएसबी होता है, आपको पुणे में जाके वहां पर एसएसबी क्लियर करना होगा। अगर आपका एसएसबी क्लियर हो गया तो आपको एएफएमसी मिल जाएगा। अगर एसएसबी क्लियर नहीं हुआ तो जितनी सीटें बच जाती हैं फिर वो नेक्स्ट लॉट ऑफ बच्चों को बुलाया जाता है। इसके बाद जो डीम्ड कॉलेजेस, जैसे मैंने केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, केएस हेगड़े, जेएसएस मैसूर, सिम्बायसिस जो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है पुणे में, टाटा मणिपाल जो कि जमशेदपुर में अच्छा कॉलेज है, हमदर्द मेडिकल कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में, किम्स है। तो इस तरीके से लगभग 52 डीम्ड मेडिकल कॉलेज है जो कि प्राइवेट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अंडर नहीं आते, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अंडर आते हैं। तो उसकी 100% यहां पर भी कोई भी आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और आप यहां पर किसी भी स्टेट से हो, अगर आप दिल्ली में हैं, आप उड़ीसा में एडमिशन लेना चाहते हैं डीम्ड कॉलेज में, तो आप आराम से एमसीसी की साइट पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में चलेगी, सारे स्टेट गवर्नमेंट की, एम्स को छोड़ के, बीएचयू को छोड़ के, एएमयू को छोड़ के, जिपमर को छोड़ के। तो जो बाकी 85% सीट्स बची हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपने बच्चों के लिए ही एडमिशन कराता है, और यहां पर जो रिजर्वेशन के जो रूल्स लगेंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लगेंगे, जो सर्टिफिकेट लगेंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लगेंगे। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी 100% सीटों पे एडमिशन के लिए भी आपको स्टेट गवर्नमेंट की साइट पर जाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप यूपी में, जैसे मैंने शारदा का एग्जांपल लिया, राम मूर्ति है बरेली में, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है,
तो इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको upneet.gov.in वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। सो कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, हम आपके साथ सारे वेबसाइट, जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी वेबसाइट्स के लिंक शेयर करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। नेशनल लेवल पे एमसीसी है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स.एनटीए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट.एनटीए ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और nmc.org.in ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मेंबर्स बन जाएंगे हम उनके लिए हर संडे को प्रोग्राम करेंगे, और उसमें इन वेबसाइट पर आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ स्टेट लेवल पे आपको आपका कौन सा डोमिसाइल स्टेट है ये डिफाइन करना है, कौन कौन से नॉन डोमिसाइल स्टेट है और वहां पे कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना। और कॉलेज की वेबसाइट्स आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आप ये वेबसाइट्स को देखते रहे, क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। सो इस साल कट ऑफ जरूरत से ज्यादा हाई गए, तो हम आपके लिए जो हमारे मेंबर्स बनेंगे, मैं आगे मेंबरशिप की बताऊंगा आपको, तो जो मेंबर्स बनेंगे उनको राउंड वाइज, जैसे अभी मैंने केवल ये राउंड वन में टॉप 25 कॉलेज दिखाया है, तो टॉप 25 कॉलेज में आप देखिए ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, हमने जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबका आपको रैंक और इसी तरीके से आपको स्कोर्स दिखाएंगे। केजीएमसी जो मेडिकल कॉलेज एग्जाम्पल के तौर पे, ये इस साल 24वें नंबर पे राउंड वन में गया। पिछले कई सालों से, 2-3 साल से ये लगभग 20 नंबर पे रह रहा था। सो आपको क्या स्कोर चाहिए, कौन सी आपकी कैटेगरी है, और ऑल इंडिया कोटा में ओपन सीट्स में कहां पे आपका एडमिशन हो सकता है। सारे गवर्नमेंट कॉलेज पूरे भारत में लगभग 710 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, लगभग 500 से 550 अच्छे कॉलेज हैं। हम उन सबका आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाएगा, ये भी पहले क्या गया है ये भी देंगे, और क्या एक्सपेक्टेड है ये भी हम आपको बताएंगे। उसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन तब भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा एडमिशन या मेरे बच्चे का एडमिशन कहां पर हो सकता है। सो इसके बाद अगर हम दिल्ली में बात करें, तो इस साल नीट यूजी 2024 में मौलाना आजाद में जो कट ऑफ गया 1461 पे खत्म हो गया था, और एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज में 3888 पे खत्म हुआ ओपन कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 8778 पे खत्म हुआ, ओबीसी कैटेगरी में 15,000 रैंक पे जाके दिल्ली की कट ऑफ खत्म हो गई, एससी कैटेगरी में 54,000, और जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं वो 1,66,000 पर उनका जाके खत्म हुआ। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपको आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, और 86,000 रैंक तक आपको एडमिशन हुआ। इस साल ये थोड़ा चेंज होने की उम्मीद है, तो हम आपको पहले से ये बताएंगे कि कैटेगरी वाइज कहां पर कौन कहां पे आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। कनिका आपने हैंड रेज किया हुआ है, आई विल कम टू यू। एक बार अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, एक बार मुझे प्रेजेंटेशन खत्म कर लीजिए, उसके बाद वी विल हैव योर क्वेश्चंस आल्सो। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी मैंने आपको राउंड वन के कट ऑफ्स वगैरह सारी दी हुई हैं। इस तरीके से हम आपको हर एक स्टेट के गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज का कट ऑफ कैटेगरी वाइज देंगे, कितने स्कोर पर, कितने रैंक पर, कहां कहां पर एडमिशन हुए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। जो हमारी सर्विसेज हैं, आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगा, एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, कितने स्कोर पे गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड मेडिकल कॉलेज मिलता है ये दिखाया जाएगा, रियल टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी कि कहाँ पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे सीएमसी वेल्लोर, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो सीएमसी वेल्लोर का जो अप्लाई करने का टाइम है वो पहले होता है, वो जैसे ही खुला, आपको पता चले ना पता चले, आप फॉलो कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, कब कब रेडी होने चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी रेडी होने चाहिए, कुछ 31 मार्च के बाद, मतलब 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके रेडी होने चाहिए। सो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हमारा कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो केवल हमारे मेंबर्स के लिए होंगी, एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगी, जहां पे हम आपको फॉर्म भरने का तरीका, किन बातों का ध्यान रखना है, आगे क्या आप स्कोर कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हर हफ्ते हमारा एक संडे को वीकली वेबिनार होगा मेंबर्स के साथ, केवल मेंबर्स के साथ, जहां हम, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो हमसे फिजिकली मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन हम ऑनलाइन आके आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और नीट के स्कोर, रैंक, कैटेगरी और डोमिसाइल के हिसाब से कहां कहां पे टॉप गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये भी हम सारे कैंडिडेट्स को, सारे मेंबर्स को हम शेयर करेंगे। सो आपके पास
मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आई एम मेरे पास इसका एक्सेस व्हाट्सएप पे रहता है। अगर आप कॉल करेंगे तो हमारे काउंसलर्स के पास ये जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और जो मेंबर्स बन जाएंगे हम उनके लिए एक्सक्लूसिव मोबाइल नंबर एक रखा है हमने, जो इस साल के लिए रहेगा केवल, वो उससे हम लोग डायरेक्टली अपने मेंबर्स के साथ हॉटलाइन पर जुड़े रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक जो प्रेजेंटेशन था, ये पूरा मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों से। जी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीट यूजी 2025 के लिए पेरेंट्स, आप लोग अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट टाइम से पहले, नोटिफिकेशन ऑन रजिस्ट्रेशन ओपन होने से पहले ओपन रेडी करके रखिए। चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो है, या पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, या थंब इम्प्रेशन है, सिग्नेचर है, अपने अकाउंट नंबर, अपना एड्रेस, ये सारी चीज पहले से रेडी करके रखिए। अपने सारे पीडीएफ बना के रखिए। क्यों? आप लोगों को मैं अनम्यूट करने का एक वो देता हूं, ऑप्शन देता हूं। आप में से अगर कोई बताना चाहे, तो अगर मानिए कि किसी कैंडिडेट का स्कोर बराबर है, से फॉर एग्जांपल 720 में 720 है, मान लीजिए दो बच्चों का 720 में 720 आ गया, तो कौन रैंक 1 बनेगा और कौन रैंक 2 बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? कोई बता सकता है मुझे, प्लीज अनम्यूट करके। रैंक वन वो बनेगा जिसने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा। यस यस। सो सबसे पहले क्या देखा जाता है, लेकिन ये बहुत सही कहा कनिका आपने, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है कि जब रैंक डिसाइड किया जाता है तो पहली चीज देखी जाती है कि स्कोर किसका ज्यादा है। अब 720 में 720 वालों का स्कोर बराबर है। अब उसके बाद सेकंड चीज देखी जाती है कि फिजिक्स में, सॉरी, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं। तो बायोलॉजी में दोनों के सेम होंगे, क्योंकि दोनों ने फुल स्कोर किया है। फिर वो केमिस्ट्री में देखते हैं, फिर बायोलॉजी में देखते हैं, फिर रॉन्ग आंसर्स देखते हैं। तो जो हर चीज है उसमें ये सारे सेम होंगे, लेकिन कहां पर जाके डिफरेंस आएगा कि फॉर्म किसने पहले भरा। अब फॉर्म कौन पहले भरेगा? रात को नोटिफिकेशन आया, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी हैं, 95% जो जनता है, 24 लाख में से लगभग 22 लाख बच्चे जो हैं, वो उन्होंने अपना फॉर्म साइबर कैफे में जाकर भरा। तो अगर आपको पहले से पता है कि मेरे को क्या भरना है, मुझे फॉर्म कैसे भरना है, मुझे डोमिसाइल स्टेट कौन सा डालना है, मुझे 10-12 की मार्कशीट है कि नहीं है, कौन सा मेरे को चीजें लेके चलनी है, अगर आप पहले से क्लियर हैं, अगर आपका पासपोर्ट रेडी है, फोटो रेडी है, सिग्नेचर रेडी है, आपने फॉर्म पहले भर लिया, आपका एप्लीकेशन नंबर पहले जनरेट हो गया, तो और तो आपके आपके बाद जो बच्चा भरेगा, अगर उसका स्कोर आपके बराबर है, अगर बायोलॉजी में उसके मार्क्स बराबर है, केमिस्ट्री में बराबर है, फिजिक्स में बराबर है, नेगेटिव मार्किंग भी बराबर है, तो भी आप उससे रैंक में हाई करेंगे, आपको कॉलेज पहले मिलेगा। अगर आपको कॉलेज मिलता है, उसके बाद अगर कोई सीट बचती है तो उसके बाद उस बच्चे के पास जाएगी। सो ये मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जनवरी के मंथ में ही हम अपने साथ जुड़े हुए सारे पेरेंट जो भी हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, जिससे रजिस्ट्रेशन, इस बार हमारी कोशिश है कि नोटिफिकेशन आने के 2 घंटे के अंदर हमारे जो, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे भरना है, और आप 15 से 20 मिनट के अंदर, मतलब विद इन 2 आवर्स, 2 घंटा नोटिफिकेशन आने के बाद आपका फॉर्म भर जाना चाहिए। क्योंकि इस बार कुछ बच्चे केवल इसी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज से चूक गए, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाद में भरा था। तो ये मेरी लास्ट टिप थी, और हम आप लोगों के साथ सारे कट ऑफ और सारी चीजें शेयर करेंगे। मैं अभी आपके साथ कुछ और भी चीज शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हमने ना इस साल थोड़ा सा अपना चेंज किया है, और आपको दिखा दूं कि हम लोग, आप स्टैंडर्ड मेंबरशिप है। सर 2 मिनट वेट करिएगा, बस ये प्रेजेंटेशन खत्म हो रही है। स्टैंडर्ड मेंबरशिप है, ये इसका कॉस्ट 5,900 है। इसको जो भी लोग लेते हैं, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेस का बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपका। संडे को हमारा इवेंट हुआ करेगा, वेबिनार हुआ करेगा, जब तक आपके क्वेश्चन के जवाब नहीं दे दूंगा वो प्रोग्राम चलेगा। तो सारा एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को मैं अभी से क्लियर करूंगा, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। हम आपको हर गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ राउंड 1 से राउंड 3 कैटेगरी वाइज देंगे, डीम्ड कॉलेज का देंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का देंगे, साथ ही साथ अपडेटेड और पुराने फीस स्ट्रक्चर भी देंगे।
आपको सारे स्टेट के एडमिशन के नोटिफिकेशंस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, आप अप्लाई कर रहे हो या ना कर रहे हो। आपको सारी सीट मैट्रिक्स आपको मिलेंगी, कंप्लीट चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स का हर कैटेगरी के लिए हम लोग आपको पहले से दे के रखेंगे। राउंड वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जब हमारे पास बच्चों के स्कोर कार्ड्स आ जाएंगे, देखिए आपको दूसरा पेरेंट या दूसरा बच्चा अपना स्कोर अपनी रैंक नहीं बताएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहां पर हर एक बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। सो हमारे पास ये, क्योंकि हमारे पास इतना वाइड रेंज रहता है, हमारे पास इतने कैंडिडेट रहते हैं कि हम आपको ये बता सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहनी चाहिए, तो कोई शॉक नहीं लगेगा आपको, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आपके साथ नहीं होगी। नीट के हर स्कोर, जो भी हमारे मेंबर होंगे, उनके स्कोर और रैंक को हम एनालाइज करके क्या एक्सपेक्ट, कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, कितनी रैंक तक, ये सारा हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हर स्टेट के फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, किन बातों का ध्यान रखना है और किन चीजों से बचना है, इन सब चीजों को भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हर हफ्ते जो हमारे साथ ये 5900 देंगे, उनके लिए हर संडे को एक क्वेश्चन आंसर सेशन और डाउट का सेशन होगा, जिसमें वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे वन ऑन वन काउंसलिंग चाहिए, सो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप है जिसमें हम वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन देंगे, उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन मिलेगा, इंडिविजुअली हम आपके साथ कॉलेज मिलके बनाएंगे कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। देखिए, आई कैन नॉट इन्वेंट कॉलेज फॉर यू, आपके लिए मैं कॉलेजेस इन्वेंट नहीं कर सकता। जो भी सीट मिलती है वो मेरिट बेसिस पर मिलती है। सो आपके अगर डॉक्यूमेंट है, आपकी कैटेगरी है, आपका स्कोर है, आपका रैंक है, आपका बजट है, उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, मैं ऑनेस्टली रियलिस्टिक पिक्चर आपको दूंगा। इसके बाद नीट एग्जाम होने के बाद जो स्कोर आपका चेंज हो रहा है, तो उसमें कौन से अब कॉलेजेस मिल सकते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो प्रीमियम मेंबर्स होंगे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रखवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। 100% सपोर्ट होगा काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग में, और इंडिविजुअल सेशन होंगे वन ऑन वन। जैसे स्टैंडर्ड मेंबरशिप में हमारी संडे को सबके साथ कंबाइंड मेंबर होगी, ठीक है, लेकिन प्रीमियम मेंबरशिप में वन ऑन वन आपके साथ मैं आपके पॉइंट्स को लूंगा। अगर आप नीट का स्कोर आने के बाद आपको किसी भी टाइम लगता है कि हमारा जो मेंबरशिप है हमें इंक्रीज कर लेनी चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड मेंबरशिप से अपने को प्रीमियम मेंबरशिप में डिफरेंस पे करके आप अपग्रेड कर सकते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप की कॉस्ट हमने 50,000 रखी है, और अगर जैसे 5,900 रुपए अभी आपने दिया है, तो आप 44,100 रुपीज देके आप कभी भी, जब भी आपको 2 महीने बाद स्कोर आने के बाद लगे और नहीं लगता है, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को नहीं लेना एमबीबीएस में एडमिशन, तो आपके ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए, ज्यादा पैसे आपको लगेगा नहीं कि कोई पैसा वेस्ट हुआ है, क्योंकि ये कोई भी फीस हमारी रिफंडेबल नहीं होती है। अगर आप एनआरआई कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि एनआरआई कोटा में इस बार मैंने 171 स्कोर तक भी गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाया है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को। मतलब एक तो कैंडिडेट वो होता है जहां पे बच्चा या पेरेंट एनआरआई है, और एक होता है जहां पे बच्चा नहीं एनआरआई है, बच्चे का कोई रिश्तेदार डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव, जैसे मौसी, मामा, बुआ या चाचा या ब्रदर या कजन, फर्स्ट कजन, ये एनआरआई थे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज दिलवाया है। सो आपको ये सारा सपोर्ट हम दिलाएंगे। एनआरआई मेंबरशिप की फीस 1 लाख रुपए, जिसको अभी हमने 50% डिस्काउंट पे 50,000 दे रहे हैं। सो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड मेंबरशिप है 5,900 की, प्रीमियम मेंबरशिप है 50,000 की, जिसमें वन ऑन वन काउंसलिंग आपको मिलेगी, सारे डॉक्यूमेंट इंडिविजुअली बनवाए जाएंगे आपके। और एनआरआई मेंबरशिप भी अभी प्राइस जो चल रहा है वो 50,000 का चल रहा है। जी, अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो सर, यस सर। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, ये लास्ट ईयर के जो फोटोज हैं, सिग्नेचर्स हैं, वो यूज कर सकते हैं या इस बार नेक्स्ट दोबारा से बनवाने पड़े? फोटो 6 मंथ से पुराने नहीं होने चाहिए। अच्छा। और तो ये एनआरआई कोटा हम कैसे यूज कर सकते हैं? कोई कजन अगर बाहर रह रहा है, इंडिया से बाहर। बच्चे का अगर फर्स्ट कजन हम्म। बच्चे का अगर फर्स्ट कजन बाहर रह रहा है, तो आप एनआरआई हम्म। कोटा यूज कर सकते हैं, लेकिन वो वर्किंग होने चाहिए। हाँ, वो वर्किंग है अगर। हाँ, तो वर्किंग है, तो वो सारा मैं, अगर आप एनआरआई मेंबरशिप लेते हैं तो मैं आपको कॉलेजेस बताऊंगा कहाँ कहाँ पे मिल सकता है आपको। टॉप कॉलेजेस कम स्कोर पे भी, अगर बच्चे का 200 का 300 का स्कोर है और आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी कर सकते हैं? जी गवर्नमेंट, देखिए सर, पहली बात यह है कि हर चीज दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉलेज और एक्सपीरियंस, है ना सर। हम्म। तो नॉलेज, हम्म। तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है और हमने एक्सपीरियंस भी है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं।
सो उन सब चीजों का यूज करते हुए आपको काउंसलिंग प्रोसेस से ही कॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो वो आपको जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम दिलवाएंगे। तो ये इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई भी बनवा सकता है जिसका भी कोई कजन बाहर रहता है? सर सबको पता नहीं होता है, सब लोग काउंसलिंग प्रोसेस को मतलब ऐसे काउंसलर के साथ वेबिनार नहीं अटेंड करते, तो या कितनी परसेंट सीट इसके लिए रिजर्व होती है? सर मैक्सिमम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है वो 15% सीट्स है। अच्छा। लेकिन ये हर जगह नहीं है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में अगर हम बात करें तो हरियाणा में एनआरआई कोटा, अगर हम पीजीआई रोहतक में बात करें तो केवल 6 सीटें, अच्छा। जबकि नहीं, टोटल सीटें जो हैं 240 है। हेलो। सेंट्रल काउंसलिंग में भी तो होंगी ना? हाँ, तो हर जगह पे अलग अलग है। जैसे गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल काउंसलिंग में गवर्नमेंट में एनआरआई सीट्स नहीं है, लेकिन डीम्ड कॉलेज जैसे अगर केएमसी मणिपाल में जाना है या हमदर्द में जाना है और 200 नंबर का स्कोर है, नहीं जा सकते, लेकिन हम्म, एनआरआई कोटा के थ्रू जा सकते अच्छा। हैं। एनआरआई कोटा में डोमिसाइल भी देखते हैं क्या? एनआरआई कोटा में डोमिसाइल सर किसी किसी स्टेट में देखते हैं, जैसे पंजाब में देखते हैं, और उसके बाद आपका राजस्थान में देखते हैं। लेकिन उसमें आपको प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। राजस्थान में जैसे हेलो। अगर आप डोमिसाइल हैं तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, अगर आप नॉन डोमिसाइल हैं तो उसके बाद आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान में एनआरआई कोटा में जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में जाती है। अगर आपका कोई भी स्कोर है, आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान डोमिसाइल एनआरआई हैं तो आपको आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 500 का स्कोर है और आप राजस्थान डोमिसाइल नहीं है तो शायद आपको उदयपुर मिले, या आपको थर्ड नंबर पे जो कॉलेज होगा जैसे कि अजमेर या कोटा लोग लेते हैं तो वो मिले। हेलो। हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हेलो सर। एक सेकंड केशव सर, आपका हो गया है? आपने क्वेश्चन पूछ नहीं लिया? सर, एक क्वेश्चन और है। नहीं, मैं पहले बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ, फिर आप प्लीज मुझसे पूछिए। जितेंद्र ठीक। जितेंद्र सर। जितेंद्र सर। हाँ जितेंद्र सर पूछिए। मेरी। सर एनआरआई कोटा में जैसे मेरे बुआ के लड़के रहते हैं ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो नहीं, आप तो कैंडिडेट नहीं है ना? नहीं, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरी बेटी कैंडिडेट होगी। हाँ, तो नहीं होगा सर, क्योंकि वो बच्चे के फर्स्ट कजन नहीं है, या फर्स्ट रियल अंकल नहीं है। जैसे रियल मौसी, या रियल चाचा, या रियल बुआ, या रियल ये लोग या रियल मामा, ये कर सकते हैं, रियल अंकल। अच्छा, और उनकी वहाँ की सिटीजनशिप भी है वैसे ऑस्ट्रेलिया की तो? हाँ नहीं, हम तो ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन में नहीं कर सकते सर। सर ईएसआई से अब की बार कितने पे गया है सर लास्ट? ईएसआईसी में जनरल कैटेगरी का पूछ रहे हैं आप? जनरल कैटेगरी में अब के 518 थे बेटी के। हाँ, तो 518 पे सर नहीं होगा इस बार सर, 625 या 23 के आसपास जाके क्लोज हुआ लास्ट में। लास्ट में 620 पे। 623। 623। जी ठीक सर। ठीक, अब क्या एक्सपेक्ट हो सकता है सर? मैं बताऊंगा सर ये सारा आपको। ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है सर। थैंक यू। पूनम मैम, आप क्वेश्चन पूछ मुझे ये लीजिए प्लीज। पूछना है कि पिछली बार ये था कि जब नीट के फॉर्म रिलीज हुए थे तो हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड नहीं करना था, हमें काउंसलिंग के टाइम पे शो करना था। लेकिन इस बार जैसे जेई के रजिस्ट्रेशन हुए थे तो पहले भी हमें एप्लीकेशन फॉर्म में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो नीट में भी चांसेस हैं कि हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पुराना वाला अपलोड करना पड़े। नहीं बेटा, ऐसा इसलिए इसलिए होता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है उसमें जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होता है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन पहले शुरू हो गई होगी, है ना? तो आप उस समय आपके पास ईडब्ल्यूएस में पहले तो सर्टिफिकेट मांगे। दूसरा, अगर सर्टिफिकेट मांग भी लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक एफिडेविट रेडी करके दे सकते हैं उसमें कि मैं ईडब्ल्यूएस में हूं। तो वो एफिडेविट से भी हो जाएगा कि मैं ये डिक्लेयर करता हूं। उसका एक फॉर्मेट है जो हम शेयर करेंगे कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। बाद में मान लीजिए आप किसी भी कारण से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना, तो आप वो अपना कैटेगरी वापस जनरल में कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब कोई रिस्क नहीं है कोई रिस्क एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं। You don't ईडब्ल्यूएस have any कोई रिस्क firewood by any chance? जी। पूनम मैम, का। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे आप ईएसआईसी कार्ड्स की बात कर रहे थे, कार्ड होल्डर्स की बात कर रहे थे, तो वहां पर मतलब आप बता रहे हो कि 50,000 तक मतलब जाती है रैंक। जी तो वो मतलब कितने मतलब स्कोर क्या होता है कि वहां पर अगर होल्डर है कोई तो मैडम, कुछ? इस बार बहुत ज्यादा वो मतलब अप गया है, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन अवेयरनेस।
जो और क्या है, बहुत आसानी से ईएसआईसी का सर्टिफिकेट बन जा रहा है ना। और पहले होता था कि अगर आपका 5 साल से पुराना ईएसआईसी है तो प्रायोरिटी मिलेगा, 4 साल से पुराना है तो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा, 3 साल पुराना है तो थर्ड प्रायोरिटी मिलेगा। लेकिन अब अगर आपका, मैंने जैसे बताया, अगर 30 सितंबर 2024 से पहले का ईएसआईसी कार्ड है माता या पिता का, तो बच्चे को बेनिफिट मिलता है, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस साल आप समझिए कि 40 से 45 हजार रैंक तक खत्म हो जाना चाहिए। तो मतलब काफी पुराना है हमारा तो ईएसआईसी कार्ड जो उससे उससे मतलब। पहले बेनिफिट मिलता था, इस साल से मतलब 2 साल से बंद है ये। अब कोई भी अच्छा। पर्सन जो प्रीवियस ईयर, मतलब अगर 2025 की काउंसलिंग करें तो प्रीवियस ईयर हुआ 2024, 30 सितंबर 2024 प्रीवियस ईयर से पहले का अगर ईएसआईसी कार्ड है तो एवरीवन इज एट द सेम लेवल, सबका प्लेइंग फील्ड सेम है। सेम लेवल रहेगा, लेकिन मतलब 40,000 तक आप बता रहे हो रैंक। 40-45 जाएगा इस बार में जी। 40-45 रैंक अभी बहुत जाएगा। अच्छा है ना, आप देखिए कहाँ 25 हजार 26 हजार पे खत्म हो जाएगा जनरल कैटेगरी का, है ना। हाँ जी, हाँ और जी। कहाँ पे आपको 20 हजार और फायदा हो गया। तो भी हाँ। अच्छा है, और इसलिए जिनका है उनको बना के रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहले नोटिफिकेशन आता है, काउंसलिंग शुरू होने से पहले ये नोटिफिकेशन आएगा, लगभग अप्रैल के महीने में ये नोटिफिकेशन आएगा। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। आपके ईएसआईसी कार्ड में माँ बाप का जो नाम है, बच्चे का जो नाम है, वो आपके आधार कार्ड, बच्चे की 10th मार्कशीट में सेम होनी चाहिए। तो अगर चेंज कराना हो तो अभी टाइम है चेंज कराने का। ओके सर, क्योंकि सर आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको साथ देना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट की तरफ ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक हाँ, है। ये हेल्प आप कीजिएगा प्लीज। श्योर मैम, श्योर मैम। ओके जी सर। जी। पीके करके लिखा हुआ है आपने नाम, प्लीज अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। जी, मेरा नाम प्रभात है। मुझे डोमिसाइल के बारे में आइडिया दिए कि बच्चा अगर 4th क्लास से 12th क्लास दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा है और उसकी ओबीसी की सर्टिफिकेट या उसका जो डोमिसाइल बिहार है, तो उसको कोटा का बेनिफिट दिल्ली और बिहार में क्या कैसा मिलेगा? दिल्ली में नहीं मिल पाएगा सर, क्योंकि ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का होना चाहिए। वहीं ओबीसी का सर्टिफिकेट मेरा जो नेटिव प्लेस है वो बिहार है, तो क्या हमारा कोई फायदा मिलेगा दिल्ली का? नहीं, दिल्ली में ओबीसी का सर्टिफिकेट का फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप देखिए सर, ओबीसी दो तरीके का होता है, सेंट्रल ओबीसी और स्टेट ओबीसी। अब जी जब आप स्टेट में अप्लाई करने जाएंगे दिल्ली में, तो आपके पास स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो नहीं है ना। तो जी आप जी ओबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं बिहार में, जी और ओबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं आप सेंटर में। जी जी आप जी। दिल्ली में अप्लाई करेंगे तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। आई सी, तो बिहार में कोटे का बेनिफिट मिलने का कितना चांसेस है है ना सर, स्कोर के? काफी है सर, थैंक यू, काफी है। यही जानना सर। जी जी ठीक। थैंक यू प्रभात जी। हेलो सक्षम, सर। आप सक्षम लिखा हुआ है नाम, प्लीज क्वेश्चन कीजिए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, एनआरआई जी स्पॉन्सर्ड में मेरे ब्रदर है, वो यूएस में है, H1B वीजा होल्डर है, डॉक्टर ही है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि अगर ये कोटे के थ्रू हम अप्लाई करते हैं हिमाचल में, और मतलब आई एम अज्यूमिंग कि मेरे बेटे का स्कोर जो है 520 के अराउंड रहना चाहिए इस बार, राइट? तो मैं ये जानना चाहता कि फी डिपॉजिट का कैसा सिस्टम रहता है, कि फी डिपॉजिट किस अकाउंट से होना चाहिए, एनआरआई अकाउंट से ही होता है या कोई इंडियन अकाउंट से भी हम लोग कर सकते हैं, कैसा रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करेंगे? सर देखिए, राजस्थान केवल इंडियन अकाउंट से ले लेता है। आप अपने अकाउंट से भी दे सकते हैं। केवल राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे पैसा पेरेंट या किसी के भी अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो डीडी लेते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। ओके। ठीक है। अच्छा। लेकिन बाकी जितने भी स्टेट हैं, चाहे हिमाचल है, हरियाणा है या डीम्ड है, ये आपसे कहेंगे या तो जो स्पॉन्सरर है, जो भी एनआरआई है, जी उनके जी। फॉरेन अकाउंट से पैसा आए। ओके। ठीक है। या फिर उनका जो एनआरई या एनआरओ अकाउंट है उससे पैसा आए। ओके। और प्लस आपको, एक और चीज। जी, हाँ, प्लीज हाँ सर। कंटिन्यू। हाँ, सेकंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या हिमाचल में कुछ जैसे मेरा हिमाचल का बोनाफाइड रहेगा, बेटे का डोमिसाइल रहेगा, तो क्या उसमें भी हमें बेनिफिट मिलेगा, एनआरआई स्पॉन्सर्ड में भी, नहीं नहीं, बीइंग हिमाचल? हिमाचल में एनआरआई को प्रायोरिटी 1 करते हैं, मतलब पेरेंट या बच्चा एनआरआई है तो उसको देंगे, डोमिसाइल का कोई नहीं क्राइटेरिया होता। सेकंड प्रायोरिटी उनको देते हैं जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं। तो जैसे कि आप हिमाचल डोमिसाइल है लेकिन एनआरआई स्पॉन्सर्ड है क्योंकि आपके ब्रदर यूएस में है, तो आप ओके। एनआरआई, बच्चा जो है एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, वो प्रायोरिटी 2 में आएगा जी। हिमाचल। ओके, और ये एमएमयू सोलन जो है वहाँ पे चांसेस रहते हैं 520 के अराउंड, हिमाचली कोटा में? हिमाचली कोटा से जो लोअर फीस है 15 लाख वाली, उसमें जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हो जाएगा सर। हो जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। प्रगति पांडे जी, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए।
सर नमस्कार, मैं एम के पांडे बोल रहा हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर। था। एक्चुअली ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है सर, उसकी वैलिडिटी लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट वर्क करेगा या दोबारा बनाना पड़ेगा सर? नहीं नहीं सर, चलेगा, कोई इशू नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, और दूसरा सर, दिल्ली से उसने 12 किया है, क्लास 12, 11 12 दिल्ली से किया है, जी और यूपी का डोमिसाइल है, तो जी। दोनों जगह का मिलेगा सर उसको ये हाँ ऑप्शन? दोनों जगह, दिल्ली और यूपी नहीं कहते कि आप 2 जगह अप्लाई नहीं कर सकते। पंजाब कहता है, हिमाचल कहता है, जी उत्तराखंड कहता है, मध्य प्रदेश कहता है। ना बिहार कहता है कि आप 2 जगह नहीं ले सकते, ना दिल्ली कहता है, ना हरियाणा कहता है, ना यूपी कहता है। राइट सर, तो आपसे जुड़ेंगे सर इस बार, देखते हैं जी कि जी, धन्यवाद। ठीक है सर, या धन्यवाद। सो हर्ष, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस हाँ जी। हेलो। हाँ हर्ष, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस सर, मेरा भी क्वेश्चन डोमिसाइल से ही है। जैसे मैंने दिल्ली से 11 12 किया था, तो मैंने पिछले साल भी दिल्ली का जो डोमिसाइल होता है उसके लिए फॉर्म पहले निकल जाता है। ठीक है। तो वो फॉर्म अगर मैं पिछले साल भरा तो मेरा हुआ नहीं था, तो वो फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस है बिहार है। लेकिन 11 12 तो आपने दिल्ली से करी है ना? हाँ, 11 12 मैंने दिल्ली से की है। तो जब आप एमसीसी का फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें वो हाँ। पूछता है क्या आपने 11वीं 12वीं दिल्ली एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी से करी है, के स्कूल से करी है? अगर आप वहां हाँ कहेंगे तो आपको दिल्ली कोटा के सारे कॉलेज मिलेंगे। और इसी तरीके से इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी में जो 3 कॉलेज है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और एनडीएमसी, उसके लिए भी आप केवल 11वीं 12वीं के बेसिस पे, आपको डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं अप्लाई करने की। अगर आप वीएमएमसी भी जी, उसमें आता है। वीएमएमसी भी उसी में आता है। हाँ सफदरजंग भी उसी में आता है। सफदरजंग आपको एमसीसी में मिलेगा, 85% भी वही मिलेगा, 15% भी वही मिलेगा। मौलाना आजाद, सफदरजंग, आरएमएल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, लेडी हार्डिंग जो लड़कियों के लिए है, और ये जो कॉलेजेस हैं ये सारे आपको एमसीसी की साइट पे मिलेंगे। और ये एनडीएमसी, बाबा साहेब, और आपको जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है वो आपको आईपीयू की साइट पर मिलेगा। और दोनों में आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई कैटेगरी है तो आपको वो दिल्ली में बनवाना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में जाते हैं दिल्ली में, तो आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली का बना होना चाहिए। तो वो फॉर्म भरने का मेरा फायदा होगा पर। हाँ हाँ हाँ, फॉर्म भरने का देखिए, डोमिसाइल से कोई मतलब नहीं होता है आपका। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट कोर्ट में बनता है, तहसील में जाके बनवा लीजिए, लेकिन 1 अप्रैल नहीं। 2025 के बाद। हाँ ओके। विनीत जी, ये नहीं जो एक एडमिशन प्रोसेस। हर्ष सर का मैं क्वेश्चन खत्म कर दूं। हर्ष, आपका क्वेश्चन हो गया पूरा? सर मेरा ओबीसी कैटेगरी है, वो भी चल जाएगा ना? ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट कहाँ का है आपका? बिहार का। तो दिल्ली में नहीं चलेगा, आपको दिल्ली स्टेट का एक बनवाना पड़ेगा। अच्छा, वो बनवाना पड़ेगा मुझे दिल्ली स्टेट का। हाँ जी हाँ जी। वो और तब दिल्ली वो स्टेट का ये रूल होता है, उन्हीं का बनता है जो 23 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। अच्छा, तो वो तो बनेगा नहीं है। तो अगर आप हेलो। 3 ईयर का प्रूव कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ विनय सर, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ विनीत जी, अभी पीछे ना अखबार में आया था कि दैट ये जो एडमिशन टेस्ट का, नीट का टेस्ट का जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस करने का विचार था इनका, सर जो कि उसको ऑनलाइन मोड में करेंगे, वो पेपर लीकेज के चक्कर में। हाँ तो सर, ऐसा कोई चेंज तो नहीं हो रहा ना इस बार सर 2025 में? कोशिश करेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा सर, क्योंकि स्केल हमारा बहुत बड़ा है। और ऑनलाइन, क्योंकि इतने बड़े स्केल में 8 10 लाख से ज्यादा ऑनलाइन एग्जाम होना मुश्किल है इंडिया में एज ऑफ नाउ। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस साल होगा, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। तो अगर इस साल नहीं आया तो अगले साल तो ऑनलाइन 100% है। अच्छा, तो इस साल वो कम चांस लग रहा है। कम चांस है। कमिटी ने रिकमेंडेशन दे दी है कि ऑनलाइन कराना चाहिए। बट क्या है कि एक एग्जाम के लिए इतने बड़े स्केल पे अरेंजमेंट कर पाना मुश्किल है। उसमें एक ऑप्शन ये भी आया था कि जो रिमोट ये सेंटर्स है, हम्म। रिमोट सेंटर्स का पेपर पेन करेंगे, और जो सिटीज में सेंटर्स हैं सर जो उसमें पेपर ऑनलाइन लीक होता है वो करेंगे। तो रिमोट सेंटर्स पे ही लीक होता है। नहीं मतलब ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है ना अभी। नहीं नहीं, अभी डिसाइडेड नहीं है सर। अब अगर होगा तो सब जगह होगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि अगर किसी को चीटिंग करनी है, से फॉर एग्जांपल, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो उसको जो लोग कंसल्ट करते हैं ना, वो पहले ही बोलते हैं कि आप अपना एड्रेस
कम्युनिकेशन का या परमानेंट ऐसा दिखाओ जो कि जिस एरिया का सेंटर, जैसे मान लीजिए आप बंगाल के हैं, और जैसे पिछले साल जो कहानी आई थी कि झज्जर में, हरियाणा में चीटिंग हुई, तो वो पहले से ही झज्जर का एड्रेस दिखाते हैं। क्योंकि अगर आपका एड्रेस जो आपको क्या हुआ, जब आपने पहले जब फॉर्म भरा था सर, और पिछली बार उसमें डिफरेंस आ गया है। आप जो अपना 10th 12th का डिटेल देते हैं और आप अपना जो परमानेंट कम्युनिकेशन देते हैं, उसके बेसिस पे आपको केवल 2 स्टेट का ऑप्शन मिलता है। आप अपने हिसाब से पूरे इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं ले सकते। तो पहले से उनको गाइड किया जाता है, लोग गाइड करते हैं कि आप अपना परमानेंट या कम्युनिकेशन एड्रेस जो है, जो हम सेंटर आपको बता रहे हैं, उधर का दिखाइए। अच्छा अच्छा। जी। हम्म। तो इसीलिए, और जनरली ये सारी चीजें जो होती है ना, वो थोड़ी रिमोट लोकेशंस पे ही होती है। तो इसलिए अगर होगा तो पूरा ऑनलाइन मोड में होगा, अदरवाइज ऑफलाइन में ही होगा इस साल। बट चांस कम है। चांस बहुत कम है सर, वो सेटअप नहीं बन पाया है सर अभी तक। राइट राइट राइट, ठीक सर है। एक छोटा सा सर सर एक एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन है। हाँ सुवर्ण जी, आप प्लीज क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए। सुवर्ण जी, हेलो। हेलो हाँ जी जी, प्लीज पूछिए। सर, मैं पूछ रही थी कि एनआरआई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो आपने बताया है, तो उसमें गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर रहेगी उस कॉलेज का? नहीं नहीं, एनआरआई की फीस जो है वो एनआरआई सीट होती है इसलिए कि कॉलेज ज्यादा पैसा ले सके। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि गुजरात के मेडिकल कॉलेजेस की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस है 50,000 40,000 रुपए, वहीं पे एनआरआई की जी। फीस जो है वो 20 लाख 21 लाख से स्टार्टिंग है पर ईयर। ओके सर। सर, और मैं पूछ रही थी, मेरे अंकल के बेटे ये जर्मनी में है, तो उनके एनआरआई से हो सकता है मेरा अंकल स्पॉन्सर से? मतलब अंकल हिंदी में बताइए। मेरे चाचा के बेटे। चाचा रियल हैं आपके, मतलब आपके पापा के हाँ। रियल ब्रदर? हाँ जी। हाँ, तो जो हैं वो फर्स्ट कजन हो गए, तो वो और मतलब आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर जॉब कर रहे हैं तो। जी। जी। सर ठीक। मेरा हेलो। हाँ, ये पीके लिखा हुआ है किसी ने, आप प्रभात जी क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी जी, ये सेम एनआरआई के बारे में ही क्वेश्चन है कि मेरे जैसे मैं पेरेंट हूँ, फादर हूँ बच्चे का, और मेरा अपना ब्रदर यूएस का सिटीजन है, वो वहां से वो स्पॉन्सर करने में बेनिफिट दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आपके ब्रदर है ना, तो दे सकते हैं ना सर। वो क्या बेनिफिट मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? वो सर जब आप हमारी मेंबरशिप लेंगे तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा सर। आई सी, ठीक। ठीक ओके। है। पूनम मनोज तो मैम, आप प्लीज क्वेश्चन सर पूछिए। मेरा एक छोटा छोटा सा ही क्वेश्चन है सर, हाँ कि पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा बेटा दिल्ली से 11th 12th कर रहा है ना, हाँ जी हाँ जी। और हमारा रेजिडेंशियल फरीदाबाद में है, हाँ जी हाँ जी। हरियाणा का। जी, तो मैं डोमिसाइल कहाँ का रेडी करूँ एज पर यू? केवल हरियाणा का। पक्का? हाँ हाँ, क्योंकि आपको दिल्ली में जो बेनिफिट है उसमें डोमिसाइल मांगेंगे नहीं, 11th 12th है, मार्कशीट होनी चाहिए आपकी 11th 12th की बस। तो वहां का चलेगा, और डोमिसाइल मुझे यहाँ हरियाणा का रेडी रखना है। हरियाणा का रेडी करवा लीजिए। ठीक है ठीक मैम। है, सर थैंक यू। थैंक यू। सर आप नीतू ओझा जी, हेलो सर। हेलो नीतू, सर। एक मिनट हेलो सर। एक मिनट होल्ड करिएगा। नीतू ओझा जी जी, क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ नीतू ओझा जी, प्लीज क्वेश्चन पूछ हाँ लीजिए। जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक चीज पूछना था सर, पिछले साल का ईडब्ल्यूएस है, तो इस साल जैसे फॉर्म हम फिल करेंगे तो वो हमारा नंबर डालना पड़ेगा या ऐसे ही डाल देंगे, बाद में फिर बनवाना पड़ेगा? क्योंकि उसकी तो वैलिडिटी 1 साल में रिन्यूअल कराना पड़ता है। हाँ मैम, तो अभी आप जब फॉर्म भरेंगे तो हाँ जी। फॉर्म पहले ही खुलेगा, तो आप अपना ईडब्ल्यूएस ही बोलिएगा। ठीक है। ठीक, ठीक है। और 1 अप्रैल 2025 के बाद अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोबारा रिन्यू करा लीजिएगा, क्योंकि इस साल ठीक, सारी जगह पे रिवाइज भी हो गया, वैसे भी 8 लाख रुपए का दे दिया है, हो सकता है इस साल बजट में 10 लाख रुपए तक हो जाए। ठीक है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग, मैं भी फरीदाबाद से हूँ, तो फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में आता है, तो हमें दिल्ली का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी, मतलब अलग हो जाएगा स्टेट हमारे नेशनल से? कैपिटल टेरिटरी और नेशनल कैपिटल रीजन, ये दोनों अलग अलग चीज है। नेशनल कैपिटल रीजन में भिवाड़ी रेवाड़ी भी आता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी की बात हो रही, जो स्कूल नेशनल कैपिटल टेरिटरी में है, दिल्ली राज्य में, स्टेट में है, केवल उन्हीं में पढ़े 11वीं 12वीं के बच्चों को दिल्ली कोटा 85% मिलता है। मतलब सर एक्चुअली क्या है, फरीदाबाद तो दिल्ली एनसीआर में है, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि नहीं, यहाँ से फरीदाबाद से बच्चे नहीं, नहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सर मेरा एक डॉट क्लियर कर दीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। नीतू ओझा मैम, हो गया? आप क्वेश्चन पूछ लिया आपने?
सर ये भी पूछना था कि लास्ट ईयर का जो दिल्ली में मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे यूसीएमएस, उसका कट मैम ऑफ आप क्या अगर था? आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप इस साल 6,000 से 7,000 की आपकी ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए, ओके सर। तब आपके चांसेस हैं। ठीक, क्षितिज कुमार होलकर जी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो हेलो सर, सर। मेरे क्वेश्चन है। हाँ जैसे पूछ। हमने ओबीसी से बिलोंग करता हूँ मैं, ठीक है। और उसके सर्टिफिकेट हमने पिछले साल बनवा लिए थे, और इनकम सर्टिफिकेट भी पिछले साल बनवा लिए थे। क्या आपके बनवाना पड़ेगा? आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है, लेकिन आपको इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का दोबारा बनवाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक ठीक सर। ठीक है। ये हेलो खुशबू प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मैं एक एक करके आ रहा हूँ, हेलो। मेरे पास हैंड रेज का है, जिनको क्वेश्चन ठीक पूछना है। है हैंड रेज कर लीजिए। ये वन प्लस A9 है, आप क्वेश्चन पूछिए। जी सर। हाँ पूछिए। सर मेरा डोमिसाइल बिहार का है, बिहार से हूँ। हम्म। और दिल्ली में मैं अपने बेटे का दिल्ली से ओबीसी सर्टिफिकेट लास्ट ईयर इसी साल बनवाया था 24 में। तो क्या मेरा दिल्ली के ओबीसी कैटेगरी में होऊंगा या और ऑल इंडिया ओबीसी कैटेगरी में होऊंगा या बिहार मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? दिल्ली से आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया है? जी दिल्ली से बनवा लिया हुआ है। हाँ तो लेकिन नॉन क्रीमी लेयर का भी बनवाना पड़ेगा आपको ना। ओके, नॉन क्रीमी लेयर का भी बनवाना पड़ेगा। हाँ वो बनवा लीजिएगा, 1 अप्रैल 2025 के बाद आपको दिल्ली का बेनिफिट, 11-12 दिल्ली की है बच्चे की। जी 11-12 दिल्ली का ही हाँ किया है। तो आपको दिल्ली का बेनिफिट मिल जाएगा सर। आपका शुभ नाम? संतोष कुमार साहू। ठीक है सर, मिल जाएगा आपको। अब OnePlus CPH2467, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू सर। OnePlus CPH2467। हेलो हाँ सर, पूछिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बस वो नहीं तो पूछ लूँ। मैम एक मिनट रुक जाइएगा, मैं पहले ना बाकी लोगों को क्वेश्चन का जवाब दे दूं। OnePlus CPH2467। जी सर। और ये और हम बिहार में भी भर सकते हैं? हाँ हाँ, बिहार में भी भर सकते हैं सर। ये तो हमें दोनों जगह का ओबीसी एंड ऑल इंडिया ओबीसी तीनों ले सकते हैं, भर सकते हाँ हैं? आप तीनों का बेनिफिट ले सकते हैं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है। अगर आएगा तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे, श्योर लेकिन सर, आप श्योर तीनों सर। जगह का आप सेंट्रल का बना लीजिए, दिल्ली का बना लीजिए और बिहार का बनवा लीजिए। ठीक है सर। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। खुशबू जी आप क्वेश्चन पूछिए। मेरे को ये पूछना था कि मेरे पास डोमिसाइल और ईडब्ल्यूएस दोनों यूपी का है। हम्म। तो मैं वो दोनों यूज कर सकती हूँ या कोई मुझे एक ही डॉक्यूमेंट यूज करना पड़ेगा? दोनों आपको यूज करना पड़ेगा ना। डोमिसाइल से आपको स्टेट कोटा मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस से आप स्टेट कोटा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकती हैं। और सर ईडब्ल्यूएस से मैं दिल्ली में भी अप्लाई कर सकती हूँ फिर? आपके पास दिल्ली का ईडब्ल्यूएस है? नहीं सर, यूपी का। तो नहीं कर सकते आप। दिल्ली में आप जनरल से करेंगे, यूपी में आप जब करेंगे तो आप ओबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस सर थैंक यू नमस्कार। सर। सेंट्रल का ओबीसी बनवा लीजिएगा तो आप सेंटर में ऑल इंडिया कोटा में भी ओबीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। विनय सर आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं नहीं, थैंक यू विनीत जी, आई एम थ्रू। ठीक ठीक है है, सर। खाली ये बता दीजिए अब ये जो इसके लिए मेंबरशिप के लिए जो पेमेंट प्रोसेस है वो क्या है? वो मैं सर आई एम वेरी सॉरी, मैं कल आपसे बात करता हूँ इस बारे में। ठीक है, सर और ठीक है। मुझे नमस्कार। दिवाली का गिफ्ट भी तो लेना है आपसे। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है थैंक यू सर। ओके। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर ये मैं दिल्ली से हूँ सर। जी। मैं जनरल कोटे में हूँ। मेरा बच्ची का 552-600 आ रहा है, 550-600। हम्म। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। मेरे बच्चे के क्या बेनिफिट हो सकते हैं सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? सर देखिए, अगर उसका रैंक 25,000 के ऊपर आ गया है ना, जी। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलेगा। आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना, बस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, काउंसलर की किसी की एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए, और आराम से आपके बच्चे को, लेकिन लास्ट में जाके मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। वैसे मेरे को आप साउथ इंडियन लग रहे हैं, तो क्या आप केरला वगैरह से बिलोंग करते हैं? नहीं सर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से? तो जी। वहां पे भी कट ऑफ सर वैसे हाई जाती है। तो वैसे हम नहीं, आपको, वहाँ तो सर 650-630 चाहिए। वहाँ आंध्र प्रदेश में सबसे हाँ ज्यादा हाई जाता है वो। बहुत हाई जाती है तो तो बच्चे इस। भी वही पढ़ रही सर। अभी मैं लॉन्ग टाइम वही ज्वाइन करवा दिया है, अच्छा। विजयवाड़ा। ओके विजयवाड़ा, हाँ। गोसालाइट्स में ज्वाइन करा दी। बहुत अच्छा कॉलेज है। जी। अभी 550-600 आ रहे बच्चे का। हाँ हाँ। वहाँ एग्जाम करवा रहे हैं रेगुलर वो, SR मार्क्स। तो मेरा अंदाजा 600 के आसपास का, 550-600 तो आ जाएगा 99%।
चलिए एक बार तो आने दीजिए, मैं आपको फिर उस समय हम लोग जैसे अगर आप हमसे जुड़ के रखते हैं तो मैं आपको कट ऑफ वगैरह सारे शेयर करूंगा। आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, प्लस जो हमसे जुड़ जाएंगे मेंबर्स, तो हम संडे जी को एक केवल मेंबर्स के लिए मीटिंग रखेंगे, जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चन जो ऐसे डीप में होते हैं, इन डेप्थ होते हैं, कोई भी डाउट है जी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके, वो हाँ, सारे। गुड इवनिंग सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। हाँ 2 मिनट रुक जाइए सर, मैं आ रहा हूँ आप पे, मैं देख लिया, आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। ठीक है सर। सर ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। प्रगति पांडे जी, आपका क्या क्वेश्चन है सर? सर एक्चुअली हमारा अभी ट्रांसफर बेंगलोर हो गया है। हेलो ओके। अभी एग्जामिनेशन सेंटर हेलो बेंगलोर उसका भर सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट हमें उसके लिए उसका चाहिए होगा? आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ भरना चाहते हैं? बेंगलोर में सर, अभी ट्रांसफर हेलो मेरा एक्चुअली तो बेंगलोर आप हो गया। आप कम्युनिकेशन एड्रेस जब डालेंगे ना सर, जब अच्छा। फॉर्म भरेंगे नीट का, तो कम्युनिकेशन हाँ। एड्रेस बैंगलोर का डालिएगा, तो आपको कर्नाटका एज ए स्टेट मिलेगा ऑप्शन में, तो आप दे दीजिएगा उसमें बैंगलोर। मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंटरी एविडेंस नहीं लगेगा, आधार नहीं में नहीं अपडेट कर? डॉक्यूमेंट्री, नहीं नहीं कोई नहीं लगेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी हेलो, मच। एक जी सर, ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है सर? सर, ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल 5 साल चल जाता है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगता है, नॉन क्रीमी लेयर। यस जो सर, उसकी ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर है वो उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। मतलब अगर 2025 एडमिशन की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए सर, तो वो तब बनवा लेना आप। अभी आपका जब नीट का रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने पुराने सर्टिफिकेट से ही आप ओबीसी भर देना। और जब एग्जाम हो जाएगा 1 अप्रैल तक हो ही जाएगा, ओके क्योंकि मई ना में एग्जाम है, तो आप अप्रैल के बाद अपना ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा लेना। और सर, मैं राजस्थान से जैसे बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान तो 3 ईयर की वैलिडिटी देता है। हाँ तो मैंने इसलिए 3 साल का बोला था, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट में देखिए हर स्टेट का, जैसे अभी आपने राजस्थान का बताया, तो हर स्टेट के रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट है। जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो हम आपको उसके हिसाब से अभी से जनवरी में ही हर चीज का क्लैरिफिकेशन दे देंगे। हाँ, तो वैसे मतलब इन जनरल जो है आपके आइडिया से कि अप्रैल के बाद जो है एक बार रिन्यू कर लेने चाहिए। कर ले कर लेना चाहिए, मतलब नॉन क्रीमी लेयर का ही रिन्यू करना चाहिए। अब आपका ओबीसी सर्टिफिकेट कब का बना है ये भी देखना पड़ेगा ना, नहीं, लेटेस्ट है, इसी साल के ही है। तो उसको रिन्यू मत कराइए, उसमें जो नॉन क्रीमी लेयर का है उसको रिन्यू करा लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो रियलमी 5i सर, आपका शुभ नाम? हाँ सर, मेरा नाम संजय कुमार यादव है सर। हाँ संजय जी प्लीज बताइए सर। हाँ सर, मैं सीपीएफ सीएपीएफ 4 से हूँ, तो क्या मेरी बेटी को इसका कुछ बेनिफिट मिल पाता है नहीं, सीआरपीएफ को सर सीडब्ल्यू कैटेगरी में नहीं लिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। अब क्वेश्चन सर, ये अनिनी सिंह, अनिनी सिंह आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ओप्पो A9 आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हाँ सर। बताइए। सर ये जो ये उनकी बोले हैं, एस एससी कार्ड हो जाए, ये एससी बोले हैं ESIC, हाँ जी। जी, यस एससी। तो ये सर जो ये तो बस लेबर ही बना सकते हैं, तो क्या इसमें बस पेरेंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए, घर के मेंबर कुछ कोई भी इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें? नहीं नहीं, पेरेंट्स, माँ या पिता। माने जैसे चाचा या चाचा के भाई वो सबसे नहीं हो पाते हैं? उनके उनके बच्चे ले सकते हैं बेनिफिट, आप नहीं ले सकते। ओ अच्छा। और एक बात ये बोले, आप जो राउंड 1 और राउंड 2 जो बताए हैं, तो उसमें तो मार्क के हिसाब से ना एडमिशन होगा ना, कि तो उसमें तो जैसे कि कम मार्क वाले को तो नहीं हो पाएगा राउंड 1 में, नहीं कि थोड़ा राउंड 1 क्या सबके लिए इक्वल है? नहीं, क्या है कि कट ऑफ कहीं कहीं पे राउंड वाइज नीचे भी जाते हैं और कहीं कहीं पे राउंड जी वाइज ऊपर भी जाते हैं, है ना? सर, वन क्वेश्चन जी मेरा है सर। सर एक से होल्ड करिएगा, मैं इनके क्वेश्चन जवाब दे दूं। तो जहां जहां पे देखिए ऑल इंडिया कोटा में जैसे 20 18 19 हजार पे खत्म हो गया राउंड 1 पे, ठीक है, उसके बाद 21 22 हजार पे खत्म हो गया, लास्ट में जाते जाते 24 25 हजार तक चला गया। तो हम ये देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस कॉलेज में सीट बच रही है। और आप सोच रहे जी होंगे क्या सीट बची नहीं है, तो अब अप्लाई करने से क्या हम नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देते हैं? लेकिन हम ये इन सब चीजों का ट्रैक रखेंगे और आपको तब तक अप्लाई करवाते रहेंगे, कहाँ पे अप्लाई करवाना वो भी देखते रहेंगे, जहां पर सीट बची होगी तो उसमें
कोई भी कॉलेज मिलेगा तो वो बिना मेरिट के तो नहीं मिलेगा। पीछे से किसी बच्चे को किसी के आगे नहीं टपाया जा सकता कि भाई आप क्रॉस ओवर कर लीजिए। आपका मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन होगा, लेकिन आप फॉलो कर रहे हैं पूरी काउंसलिंग को कि नहीं, आपको कट ऑफ का पता है कि नहीं, सीट मैट्रिक्स का पता है कि नहीं, सीट कहाँ पे खाली जा रही है देख रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा काम है, 24/7 हमने यही करना है, और यही सर्विस हम आपको, यही इंफॉर्मेशन, यही नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करें। ठीक है सर, ये जो आप करेंगे अप्लाई, तो ये कब कब कर सकते हैं अप्लाई करने की डेट? जिस टाइम, जैसे जिस पे रिजल्ट आने के, जैसे अप्लाई जो है, वो अप्लाई तो हम कब करेंगे? जैसे कि वो रिजल्ट आने के बाद ही ना? हाँ हाँ, रिजल्ट आने, काउंसलिंग जब शुरू होगा तभी करेंगे। जी ठीक है, ठीक है बेटा। जी सर, थैंक यू। सर जसविंदर सिंह सर। हाँ पूछिए सर क्वेश्चन। सर मेरा डोमिसाइल जो है बेटी का है राजस्थान से, और वो स्टडी उसने 11th-12th करी है गाजियाबाद से। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, मतलब स्टेट कोटा के राजस्थान और यूपी दोनों हैं? नहीं, आपके पास यूपी नहीं है, क्योंकि यूपी या तो डोमिसाइल मांगेगा। आप डोमिसाइल अगर बनवा सकते हैं यूपी में तो बनवा लीजिए। अगर डोमिसाइल यूपी में नहीं बनवा पाए तो दूसरा तरीका होता है कि आपका 10वीं 12वीं, आपका 10th 12th जो है वो यूपी से हो तो भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपके बेटे ने केवल 11th 12th किया है तो आपको यूपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, राजस्थान में लीजिए। अगर यूपी का डोमिसाइल बनवा सकते हैं तो यूपी का बेनिफिट उठा पाएंगे तभी। ओके, आई एम वेरी सॉरी, आज बहुत लंबा चल गया है। और मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मेरा नंबर वहां पर है, मैं उसमें पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे हमारे जो मतलब अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके देखिए कई सारे क्वेश्चंस और निकल के आएंगे। तो हमारा एक बड़ा एक छोटा सा नॉमिनल 5,900 का प्राइस है, जिसमें मेंबरशिप ले सकते हैं। और हम संडे संडे ये प्रोग्राम करेंगे जहां पे केवल मेंबर्स होंगे, और आपके सारे क्वेश्चंस का 1 घंटे 2 घंटे जो भी लगता है वो हम आपके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जी 10th-12th में यूपी स्टेट सर अलाउ करता है स्टेट कोटा में? हाँ सर, करता है। हरियाणा और यूपी, अगर आपने 10वीं 12वीं करी है तो केवल मार्कशीट के बेसिस पे आप स्कूल के लेटर हेड पे एक ठप्पा लगवा लीजिए कि बच्चे ने 10वीं 12वीं हमारे यहाँ से करके आप हेलो अप्लाई कर सकते हैं स्टेट कोटा के लिए। हेलो सर, जी सर ये एनआरआई कोटा 1 बजे तक रेनू है, गौरव है। तो मनीष काक सर, डॉक्टर साहब, आपके ना पीछे बैकग्राउंड बहुत नॉइस है। आपके क्वेश्चन, आप मुझे, मेरा नंबर हम लोग जो है ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग मेरे को वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा। थैंक यू एवरीवन। ये सर प्लीज एक लास्ट एनआरआई क्वेश्चन का एनआरआई आंसर दे कोटा का दीजिए। ऑप्शन कब ले सकते हैं? हेलो सर डॉक्यूमेंट्स सर, अभी बनवाना पड़ेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसकी भी एक वैलिडिटी होती है एनआरआई की। हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। जो स्पॉन्सरर हैं, जैसे अभी बात हो रही थी, तो किसी के ब्रदर हैं, किसी के अंकल के बेटे हैं जर्मनी में रह रहे हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा हम आपको अभी से बता के स्पॉन्सरर को भी रखेंगे। आप लोग उस समय टाइम से रेडी कर लीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 6 महीने की होती है एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की। तो वो तो अगर आपने फरवरी में बनवा लिया और आपका काम आ रहा है वो अक्टूबर में, तो फिर डिफरेंस हो गया 6 महीने से ज्यादा का, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो इसलिए राइट काउंसलिंग टाइम पर बनवाना है। जी काउंसलिंग के टाइम ही चाहिए होता है ना, अभी एग्जाम के टाइम में? नहीं नहीं, एग्जाम के टाइम नहीं चाहिए होता एम्बेस। लेकिन अगर आप उसमें काउंसलिंग के टाइम अगर आप उसमें एनआरआई में डालेंगे, जैसे अभी भी आप नीट में कई सारे लोग एनआरआई कोटा में डालते हैं या ओसीआई कैटेगरी में डालते हैं, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं। सर जैसे मेरी बेटी है, उसका डोमिसाइल हरियाणा का है और मेरा डोमिसाइल बिहार का है, तो उसका भी कुछ बेनिफिट उसको मिल सकता है? नहीं नहीं, बेटी के डोमिसाइल से देखा जाएगा मैम एग्जाम। और ईएसआईसी अगर जैसे मेरे हस्बैंड का है तो उससे ईएसआईसी, उसको क्या फायदा? हाँ ईएसआईसी अगर है तो वो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड का, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। और वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का बच्ची का सर्टिफिकेट बनेगा, और उसके बेसिस पे उसको लगभग 15 से 20 हजार ऑल इंडिया रैंक का फायदा होगा। ओके सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। मैं आप लोगों को अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फेस टू फेस सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले तो हमारे साथ मेंबरशिप जोड़ लीजिए, और आगे हम लोग फिर साथ में कदम से कदम मिला के आपके बच्चे के सक्सेस के लिए साथ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।